हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के सब्जेक्ट को, और इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे एक एक चैप्टर को करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है और आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो उसी क्रम में आपका अब सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपके लगभग 15 से 20 चैप्टर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 दिन में ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक मैथ, आप कुछ नहीं पढ़े हों, तो जितने वीडियो आते हैं उन सभी वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिएगा रेगुलर करके। ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा दोस्तों, और इतना अगर पूरा देख लेंगे तो आपका मैथ में बैक नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए 4th सेमेस्टर में, तो हम लोग आज शुरू करेंगे क्या, पहले चैप्टर को, पहले इकाई को हम लोग शुरू करेंगे और इसको पढ़ेंगे। इसके पहले अगर आप इसका सिलेबस नहीं देखे हों, सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हों, तो जा करके दोस्तों सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। सिलेबस वाला वीडियो अगर आप जाएंगे देखेंगे तो इसी 4th सेमेस्टर का एक प्लेलिस्ट बना है, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, और उसको देखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों सिलेबस को, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको ये अगर समझ जाएंगे हमको पढ़ना क्या है, तो आप ये क्लियर कर ले जाएंगे कि कितना हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट कठिन है और कितना आसान है। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा हो, चाहे आप नेट से डाउनलोड करके, चाहे बुक ले करके, कहीं भी आप जो है सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस को देख लीजिए। तो आपको सिलेबस को देखना ज़रूरी है, इतना काम आप अपने से कर लीजिएगा। और आज हम क्या करेंगे, अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, पहला इकाई। पहले इकाई का नाम क्या है दोस्तों? पहला इकाई हमारा है, पहले इकाई का नाम क्या है? तो पहली इकाई का नाम हमारा है करड़ी, कड़ीगत राशि, कड़ीगत चिन्ह तथा कड़ी का घातांक। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर का? पहले चैप्टर का नाम हमारा है कड़ी, कड़ीगत राशि, कड़ीगत चिन्ह तथा कड़ी का घातांक। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि हमारा क्या करड़ी क्या होता है, कड़ीगत राशि क्या होती है, कड़ीगत चिन्ह क्या होता है तथा कड़ी का घातांक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। अब देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था, करड़ी। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा करड़ी क्या होता है। ठीक, तो अब हम जानते हैं करड़ी क्या होता है। तो करड़ी क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, नवा मूल प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या नहीं होती है, उसे हम कर्णी संख्या कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कर्णी संख्या किसे कहते हैं। अब देखो, हम बताते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल करके आपको समझाते हैं। जैसे ये आप देखेंगे, ये अंडर रूट आपको लिखा है 2, ठीक है। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। ऐसे इसका मान जो है चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसका मान धीरे धीरे 1.414 करके आता रहेगा और अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्णी का संख्या हो जाएगी। तो देखिए 1.414 हमारा प्राकृतिक और परमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर 14 आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे अंडर रूट 2, इसको दोस्तों अंडर रूट पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 1.41414 ऐसे आता रहेगा आपका, बहुत अनंत तक जाता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये संख्याएं हमारा क्या है, ये कभी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो ये हमारा क्या है, दशमलव 1.4 करके जा रही है, हो नहीं रही है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा 1 से शुरू भी, ये हमारा ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वैल्यू तो आ नहीं रहा कोई। देखिए 1 2 3 4 5 6 पूर्ण वैल्यू हमारे प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या ये है नहीं। और परमेय संख्या p/q के रूप में इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये लगातार चलती रहती संख्या, ये कोई इसका अंत हो ही नहीं रहा है। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, कड़ी संख्या है।
अब देखिए यहाँ आपसे कंफ्यूज अब एक चीज़ के लिए होंगे, पहला चीज़ के लिए क्या होंगे कंफ्यूज। देखिए अगर आपसे दे दिया जाए कि भैया ये बताओ कि √2, ठीक है, और √4 दोनों में से कौन कर्णी संख्या होगी, ठीक है, तो √2 और √4 में से कर्णी संख्या कौन होगी, तो √2 होगा कर्णी संख्या, √4 नहीं होगा। दोस्तों क्यों नहीं होगा, आप इसको समझिए, पहले इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं लिखा है √2 और √4 दोनों में से कौन कर्णी संख्या है, तो आपका √4 कर्णी संख्या नहीं होगा, √2 होगा। क्यों भैया, क्यों होगा, अब देखिए क्योंकि थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, पहले इसको समझाते हैं आपको। √2 एक कर्णी संख्या होगा, लेकिन √4 एक कर्णी संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि √2 का मान क्या हो जाएगा 1.414 करके, इसका मान कभी खत्म नहीं होगा, इसका मान अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन √4 का मान कितना आ जाएगा, कर्णी से बाहर निकालेंगे तो कितना आता है, आप लोग जानते हैं कि √2 के अंदर कोई संख्या रहेगी 2 गुणे 2, 2 बार करके एक जोड़ा बाहर निकाल लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, √4 का अगर कर्णी से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जो कि 2 हमारा क्या है, एक हमारा प्राकृतिक संख्या भी है और एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या भी है। तो √4 हमारा क्या हो जाएगा, ये कर्णी संख्या हो जाएगा, लेकिन √2 कर्णी संख्या नहीं होगी। तो कुछ समझ में आया आपको, कुछ इसमें समझ में आया। सभी कर्णी संख्याएं, सभी संख्याओं को अगर √2 के अंदर लिख दिया जाएगा तो ये संख्याएं, मान लो 16 लिख दिया गया, ठीक है, तो 16 कर्णी संख्या नहीं हो जाएगी। आपको ये समझना, जिसका वर्गमूल घनमूल नहीं होता है वही संख्याएं कर्णी संख्याएं होती हैं। अगर 16 कर्णी के अंदर लिख दिया जाएगा तो हमारा 4 इसका वर्गमूल आ जाएगा ना, 4 आएगा वर्गमूल। नहीं समझ में आ रहा तब इसको बता रहे हैं, देख क्यों, देखो 16 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो 2 का जोड़ा करके एक एक पेयर निकालेंगे बाहर, ये 2 और ये 2, ठीक है। जिसको मैथ एकदम जीरो से नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, ये टॉपिक ये उन लोगों के लिए जिसको आ रहा है, वो लोग इसको स्किप करके आगे जा करके आगे वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए 16 है हमारा, 16 को लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब देखो √2 है, √2 के अंदर क्या है 2 गुणे 2, हमारा अगर कर्णी से बाहर आएगा तो ये 16 का क्या हो जाएगा, अगर कर्णी के अंदर 16 है और कर्णी के बाहर आ जाएगा, कर्णी से यहाँ से हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 16 को देखेंगे ये कर्णी संख्या नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। 16 हमारी, क्योंकि 16 का वर्गमूल और जिसका वर्गमूल घनमूल निकल जाएगा वो कर्णी संख्या नहीं कहलाएगी, इतना आप लोग समझिए, ठीक। अब थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, समझिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, नवां मूल किसे कहते हैं, इसको समझिएगा पहले, तब आपको समझाते हैं, क्लियर करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा होता है कर्णी का चिन्ह, ये हो गया कर्णी का चिन्ह, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर संख्या अगर 2 लिखा रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखा है, अगर मान लो इसे 3 लिखा है तो ये घनमूल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ऐसे फिर मान लो यहीं पर कर्णी लगी है और कर्णी में 4 लिखा है तो हो जाएगा चतुर्थ मूल, यहीं पर इसके अंदर लिखा है चतुर्थ मूल, तो यही हमारा होता है घनमूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख करके इसके अनुसार हम लिखते हैं कि कर्णी का कौन सा मूल है वहाँ पर। अब देखो अगर ये कर्णी लिखा है, कर्णी के अंदर कभी कभी कुछ नहीं लिखा होता है, बोलेंगे अब का है। अगर कर्णी के अंदर कहीं कुछ भी नहीं लिखा हो तो वहाँ हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक। 2 मतलब क्या हो जाएगा, वर्गमूल, 2 बताए थे वर्गमूल, ठीक है। अब देखो कर्णी के अंदर 2 हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो यही हमारा यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी वही हमारा वर्गमूल, घनमूल, तृतीय मूल, चतुर्थ मूल जो भी कहेंगे यहाँ पर रहेगा। अगर 3 रहेगा तो घनमूल हो जाएगा, 2 रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 4 रहेगा चतुर्थ मूल हो जाएगा, 5 रहेगा पंचम मूल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। और इसी संख्या को कर्णी का क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, घातांक। तो अगर मान लो कोई संख्या है, जैसे ये संख्या हमारा लिखिए n कर्णी में x है, दोस्तों ये तो पहली बात गलत लिखा गया थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए ये n यहाँ रहेगा, इस कर्णी के थोड़ा सा अंदर रहेगा n और x, तो n हमारा क्या हो जाएगा, घातांक है। घातांक मतलब क्या हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा तो वर्गमूल, n का मान 3 हो जाएगा तृतीय मूल,
ठीक, घनमूल हो जाएगा। और यन का मान अगर हमारा 4 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ मूल हो जाएगा। यक्स हमारा क्या हो जाएगा, करणीगत राशि। मतलब एक्स का मान हमारा हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, 13, 12 जो भी हो गया। जैसे अब देखिए अगर लिखा है, मान लो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर मान लो ये लिखा है 2 करणी में 13, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का वर्गमूल। यहाँ पर करणी क्या है, यहाँ पर 13 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, अगर यहाँ पर लिखा जाएगा, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 करणी में 15, ठीक क्या हो जाएगा, 15 क्या निकाला जाएगा, या 3 है तो क्या हो जाएगा, घनमूल। यहाँ 2 है तो वर्गमूल। कभी कभी 2 नहीं लिखा रहेगा, मान लो अगर ऐसा लिखा रहेगा, मान लो ये लिखा है आपको करणी लिखा है 5, तो आप क्या मानेंगे, करणी के अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये मान लेंगे हमारा वर्गमूल, मतलब 5 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, समझ में आया। अगर ऐसे मान लो यहाँ पर लिखा रहेगा, ये करणी के अंदर लिखा रहेगा हमारा 5, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा मान लो 35, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 35 का क्या निकालना है, 5वां मूल निकालना है, पंचमूल निकालना है। ठीक, तो 2 रहेगा वर्गमूल, 3 रहेगा घनमूल। कहाँ पर, यहाँ पर। इसी को हम क्या कहते हैं, घातांक, करणी का घातांक कहते हैं, और ये हमारा करणी की राशि होती है। जैसे मान लो अगर आपको लिखा है यहाँ पर 4 करणी में 34, तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, करणी का घातांक हो जाएगा, और 34 क्या हो जाएगी, करणी की राशि हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। 4 और 34 समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या होता है, घातांक समझ में आ गया, और राशि समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, किसे घातांक कहते हैं और किसे राशि कहते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझाते हैं आपको। एक चीज़ क्या समझाते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर 2 लिखा है और अंडर रूट लिखा है, ये मतलब 2 मतलब क्या है, वर्गमूल है, और पूरे घात यहाँ पर लिखा है 12, मतलब 2 करणी में 12 लिखा है। ठीक है, 2 करणी में 12 या 2 अंडर रूट 12, ठीक है, मतलब या 2 का, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल होगा ना। तो अगर मान लो ये लिखा है, तो इसको हम करणी को हटा करके किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी के बराबर संख्या हमारी हो जाएगी 12 की घात क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब अगर करणी को हटाएंगे तो यहाँ पर जो 2 लगा रहेगा, वर्गमूल होगा तो 1/2 हो जाएगा, घनमूल होगा तो 1/3 हो जाएगा। जैसे समझिए, समझने की कोशिश करिए। अगर मान लो लिखा रहेगा आपको यहाँ पर, दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा करणी में 15 और यहाँ पर 3, मतलब क्या हो जाएगा, 15 का घनमूल निकालना है। तो इसको घनमूल, इसको करणी को हटा कर बोलेगा, करणी को हटाइए, को हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 की घात क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर यहाँ पर 3 करणी में 15 हो जाएगा, तो इस करणी को अगर हटा देंगे, ठीक है, यहाँ जो 3 है उसका घात 1/3 लग जाएगा। समझ में आया। अगर 4 रहेगा तो 1/4 लग जाएगा, 5 रहेगा तो 1/5 लग जाएगा। ये समझ में आना चाहिए आपको। समझ में आ गया ये, चलो अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो हम आपको समझाए हैं, बस सेम टू सेम उसी प्रकार से लिखा गया है। 125 का घनमूल लिखा, 3 करणी में 125 को आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अभी हम इसके पहले बताए हैं, अगर 3 करणी में 125 हो तो 125 की घात 1/3, बस यही आपके पहले चैप्टर में इतना ही करना है। करणी से घात में लगाना, घात से करणी में लगाना है, बस पहले चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा 125 और घात कितना हो जाएगा 1/3। तो ये आसान है कि कठिन है, समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि हम इसको पहले समझा चुके हैं। आगे देखिए, आगे हमारा क्या दूसरा 137 की घात 1/3 को करणी संकेत में व्यक्त करना है। तो अब 137 घात 1/3 है, तो 1/3 को बताए थे कि जहां पर 1/3 घात रहेगा तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करणी में हमारा हो जाएगा घनमूल निकल जाएगा। ये समझ में आ जाएगा ना, कर लेंगे। यही दोनों चीजें आपको दिया गया होगा, ये पहले चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए
1 नंबर में कि ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछ लिए जाएं कि निम्न संख्याओं में से कर्णी संख्याओं को बताइए। तो अभी जब हम आपसे बता रहे थे कर्णी संख्या, जब कर्णी बताए थे तो कर्णी में क्या बताए थे, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल और घनमूल निकल जाता है वो कर्णी संख्याएं कहलाती या नहीं कहलाती हैं। कर्णी संख्याएं नहीं कहलाती हैं। जिनका वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलता है वो कर्णी संख्याएं कहलाती। जैसे मान लो कैसे, अब रुको फिर से बता रहे हैं, भूल गए होंगे आप लोग। तो अगर मान लो कि पूछा गया भैया √25 ये क्या है, ये कर्णी संख्या है या नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकल के 5 आ रहा है। 5 हमारा प्राकृतिक संख्या है और परिमेय संख्या दोनों है। तो कर्णी संख्या क्या होती है, ना तो प्राकृतिक संख्या होती है ना तो परिमेय संख्या होती है। तो √25 हमारा क्या हो जाएगी, ये कर्णी का संख्या नहीं होगी। ठीक, और कर्णी का संख्या क्या होगी, जो संख्या हमेशा अंडर के अंदर रहेगी, अंडर से बाहर निकली नहीं से। जैसे मान लो √2 को अंडर से बाहर आप निकाल सकते हो। कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती है। √3 का भी नहीं आ सकता है, √5 का भी नहीं आ सकता है, √7 का भी नहीं आ सकता है। √6 7 का आ जाएगा, 6 का मान लो निकालो, 6 का नहीं आएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कर्णी संख्या हो जाएंगे। तो समझ में आया कुछ कि अगर देखेंगे हम जिसका वर्गमूल घनमूल निकल जाएगा वो संख्या कर्णी संख्या नहीं होगी, और जिसका वर्गमूल घनमूल नहीं निकलेगा वो हमारा कर्णी संख्या होगी। ये समझो कि जो अंडर से बाहर नहीं आ पाएगा वो हमेशा कर्णी संख्या हो जाएगी, क्योंकि भाई कर्णी के अंदर रहेगा तो कर्णी संख्या ही रहेगा। भाई √2 को बाहर निकालो क्या आ जाएगा, 1.414। कोई एकदम प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है, कोई परिमेय संख्या नहीं आ रही है तो हमारा परिमेय और प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है तो कर्णी संख्या इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो √64 यहाँ पर देखिए लिखा है जो है 3 कर्णी में 64, मतलब 64 का घनमूल निकालना है तो 64 घनमूल निकालेंगे 4 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। वैसे 81 का अगर देखें घनमूल निकल जाएगा, 81 घनमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये संख्या हमारा क्या हो जाएगी, अगर ये देखेंगे तो ये कर्णी संख्या नहीं होगी। अब देखिए जिसका घनमूल नहीं निकलेगा, घनमूल या वर्गमूल नहीं निकलेगा, वही हमारी कर्णी संख्या होगी। तो ये तो हमारे कर्णी संख्या नहीं होगी, क्योंकि 64 का वर्गमूल घनमूल निकल रहा है तो कर्णी संख्या नहीं होगी। लेकिन 81 का हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमारा ये कर्णी संख्या हो जाएगी। 12 का नहीं निकले कर्णी संख्या हो जाएगी। 16 का निकल जाएगा, 16 हमारा कर्णी संख्या नहीं होगी। 128 का ये भी कर्णी संख्या होगी। 125 ये हमारा कर्णी संख्या नहीं होगी। ये हमारा 216 ये भी कर्णी संख्या नहीं होगी, और 256 कर्णी संख्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मान लो जिसका वर्गमूल, जैसे मान लो अगर आप क्या निकाले बता रहे हैं आप 81 को तोड़ेंगे, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। अब 81 का घनमूल निकाला, घन मतलब 3 जोड़े में से एक जोड़ा निकाल लेंगे, तो 3 जोड़े में से एक जोड़ा निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 कर्णी में 3। अब 3 कर्णी में 3 आ गया तो एक कर्णी तो बचा है, जिसमें कर्णी बचा वो कर्णी संख्या हो जाएगी, जिसमें कर्णी खत्म हो जाएगा कर्णी संख्या नहीं होगी। अब देखो 125 आप लोग बोल रहे हैं कैसे कर्णी संख्या नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, अरे यार 125 को तोड़ोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 5 25 25 125। और यहाँ पर निकालना क्या 3, अगर 3 रहेगा 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 में से एक 5 बाहर आ जाएगा तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो हमारा कर्णी संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्णी ही नहीं है। समझ में आए, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये तो समझ में आ गया कुछ, अब थोड़ा देख लेते हैं घातांक के नियम क्या होते हैं, ये जरूरी है। ये पिछले वाले चैप्टर में अगर पिछले आप तीसरा सेमेस्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक लघुगणक का नियम था, उसी टाइप से कुछ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग था और इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, और ये आप बचपन से पढ़े होंगे, ये कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया आपको दिख रहा है, ABCD लगा होगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो कैसे, थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है हमारा लिखा a की घात m गुणे a की घात n, ठीक है, क्या है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर देखिए ये a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी a है, देखो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह आधार में a है। अगर दो संख्याओं का आधार बराबर हो, घात अलग अलग हो, तो संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं।
संख्याओं को जोड़ते हैं, संख्याओं के घातों को जोड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा 7 की घात 2 गुणे 7 की घात 3 और दोनों जगह आधार में क्या लिखा है ए, यहाँ पर देखिए तो आधार में 7 ही लिखा है, तो 7 लिखा है तो भाई 7 के आधार 7 है और घात दोनों का अलग अलग है और दोनों किया गया गुणा, तो दोनों को गुणा किया गया तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो घात को जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 + 2 = 5, 7 की घात हो जाएगी 5। समझ में आया? वैसे देखिए a की घात m भागे a की घात n, आप लोग पढ़े होंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं, यही देखिए आपके सामने है पहला एग्जाम्पल। पहला आपको जो फॉर्मूला है वही है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, a घाते m गुणे a घाते n बराबर a घाते m धन n। ठीक, क्यों? जैसे 7 की घाते 2 है गुणे 7 घाते 3 है बराबर 7 घाते 2 धन 3 बराबर 5, क्योंकि गुणा हो गया है। अगर आधार दोनों का बराबर है तो दोनों का घात जोड़ दिया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए a घाते m भागे a घाते n, मतलब अगर दोनों का आधार बराबर हो और भाग दे दिया जाए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमेशा उनका जो घात हो जाए घट जाएगा। जैसे 13 घाते 9 - 13 घाते 3, अब देखो 13 घाते 9 - 13 घाते 3, तो हमेशा भाग में क्या करेंगे, घात को घटा लेंगे। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा हो इतना समझिएगा कि गुणा में घातों को जोड़ देंगे कब, जब आधार बराबर होगा, और जब भाग होगा तो घातों को घटा देंगे कब, जब आधार बराबर होगा। तो 13 घाते 9 - 13 घाते 9 - 13 घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा भाग हो रहा है, और 13 घाते 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आए दोनों। अब आगे देख लेते हैं तीसरा देखिए क्या है कि जब कहीं पर घात का घात होता, जैसे a घाते m और पूरे की घात n बराबर a घात mn, मतलब घात का घात रहेगा तो आपस में हो जाएगा गुणा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 5 की घाते 3 और पूरे की घात 2 बराबर 5 घाते 3 गुणे 2, मतलब देखिए इसका पूरे घात पर घात लगा था, 3 की घात 2 लगा था, और दोनों का क्या हो जाए, ब्रैकेट को हटा देंगे कोष्ठक को, तो दोनों का आपस में हो जाएगा गुणा, तो 5 की घाते 6 हमारा इसका आ जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए आगे चौथा हमारा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा देखिए क्या है, हमारा लिखा है कि a b की घात n, क्या लिखा है, a b पूरे की घात n बराबर a की घात n और गुणे b की घात n। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब भी समझ लीजिए आप लोग। तो अब देखिए जैसे मान लो 3 गुणे 2 है पूरे घाते 7 लिखा है, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग घात लग जाएगा, अलग अलग ही लग जाएगा ना भाई, कोष्ठक हटा देंगे तो अलग अलग लग जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा कठिन तो नहीं था, ये तो आप लोग समझ गए ना कि a की घात n, a b पूरे घात n बराबर a की घात n गुणे a की घात n गुणे b की घात n, ये समझ गए। ये तो कुछ था नहीं। जैसे 3 गुणे 2 पूरे घात 7 बराबर 3 घात 7 गुणे 2 की घात 7 हमारा हो जाएगा। ऐसे देखिए पांचवा हमारा क्या है, a बटे b, a अपान b पूरे घात n, तो a के घात n बटे b की घात n हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा यहाँ पर आता है, ये हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, कभी गलती मत करना। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो x की घात 0 हो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक, 10 की घात 0 हो उसका मान 1 हो जाएगा, 1000, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख, जितना भी आप समझिए, इसी संख्या का मान अगर 0 हो जाएगा, उसका घात 0 हो जाएगा, तो उसका मान हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया चारों। अब इसको थोड़ा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्या। देखिए गुणा में क्या हो गई, घातें जुड़ गई। ठीक, एक बार रिवीजन करिएगा मेरे साथ। गुणा में घातें जुड़ गई, जब कब आधार बराबर था। फिर भाग आया तो भाग में क्या हुई, घातें घट गई। फिर घात का घात आया तो आपस में हो गया गुणा। ठीक, अगर करड़ी के बाहर अगर कोष्ठक के बाहर कोई चीज़ लगा, घात लगा, तो दोनों संख्याओं का घात हो जाता है। यहाँ पर भी भाग में वही सिस्टम आ जाता है, कोष्ठक के बाहर घात लगा हो तो दोनों का अलग अलग घात हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या हो गया कि अगर कोई संख्या हो उसका घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, ये हमारे हो गए क्या, घातांक के नियम।
अब ये घातांक के नियम हो गए दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारा करनी के कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं हमारा करनी के नियम क्या होते हैं। भाई घातांक का नियम तो आप अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तीसरे सेमेस्टर में तो आपको मिलेगा, लेकिन करनी के नियम नहीं मिलेगा। तो करनी का नियम थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। अब भी हम बताए हैं आपको कि कोई भी करनी होगा, देखिए दोस्तों कोई भी मान लो करनी होगा, देखिए अभी आपको हम बताए थे कि जैसे मान लो कोई करनी के अंदर यहाँ लिखा रहेगा 2, मान लो 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, इसी संख्या का 3 का अगर करनी हटा देंगे तो 1/2 घात लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया था? समझ में आया था ना? ये समझ में आया था पूरा? अगर ये समझ में आया था तभी ये समझ में आएगा। रुको बता रहे हैं भैया, यहाँ लिखा है, देखो पहला वाला देखो क्या लिखा है, ये देखो समझो, ये लिखा है n करनी में a। अगर इतना भूल जाओ इसको, अगर अभी तुम बंद कर दो, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इतने को देखो, इतने को, तो इसको हम 1/1 की घात n लिख सकते हैं। बताए हैं, अरे यही तो बताए हैं, करनी में अगर 2 लिखा रहेगा, यहाँ 3 लिखा रहेगा तो पूरे घतिया क्या हो जाएगा, 3 की घाते 1/2 हो जाएगा ना। अरे यही तो चीज़ यहीं लिखा है, यहाँ करनी में a लिखा है, a लिखा है, और यहाँ पर n लिखा है, 1 की घात 1/n हो जाएगा, हो जाए। अब देखो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यही चीज़ या अगर हम क्या करें, यही चीज़ या मान लो, अब देखो यहाँ पर हमारा इसको तो समझ में आ गया, इतना तो आपका 1/1 की घात n हो गया, और n पहले से था तो n हमारे यहाँ लिख दिए। अब देखो कहीं भी हो जाएगा 1/n गुणे n, ठीक है, और बटे 1 कर सकते हैं, तो दोनों n जाएगा, कट हमारा आ जाएगा। ये नहीं समझ में आया हो, अब ये हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है 3 करनी में 2 पूरे की घात 3, तो अभी 3 को आप जाओ भूला, ठीक है, 3 को जाओ भूला, तो अगर 2 को लिखोगे, इस 3 को भुला जाओ, तो इस 2 को हम 2 की घात 1/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके पहले हम बताए हैं कि करनी को हटाओ घात उल्टा हो जाएगा, लिख सकते हैं। और पहले से जब 3 था तो 3 का कर देंगे गुणा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा 2 घाते 1/3 और गुणे इसको 3/3 कर देंगे, 3/1 कर देंगे, 3 से 3 हमारा जाएगा कट, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ आ जाएगा 2। तो ये आपको समझ में आया, ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा ना, कि करनी रहेगा, करनी की घात हटाएंगे तो हमारा कट जाएगा। तो ये कहीं भी अगर ऐसी चीज़ आपको मिलेगा तो ये हमारा सीधा ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे कि n करनी में a पूरे घात n बराबर a हम लिख सकते हैं। नहीं आएगा कोई भी चीज़ है, रटिए मत, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये सबसे आसान है, ये दूसरा वाला सबसे आसान है, पहला थोड़ा सा नहीं समझ में आया था, दूसरा सबसे आसान है। क्या है कि n करनी में ए बी, भैया n करनी में ए बी, तो n करनी में ए और n करनी में बी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, नीचे देखो एग्जाम्पल ये देखो, ये लिखा है आपका एग्जाम्पल, समझ में आएगा। देखो क्या है कि 2 करनी में 5 गुणे 7, तो भैया दोनों का अलग अलग गुणा हो जाएगा ना, करनी लगाकर 2 करनी में 5 कर देंगे और 2 करनी में 7 कर देंगे, ठीक है, 2√5 और 2√7 कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। भाई दोनों का अलग अलग गुणा कर देंगे ना, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसे देखिए यहाँ पर हमको क्या है, डिवाइड में है, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे, क्योंकि भाई डिवाइड में क्या करना है, इस करनिया को दोनों को अलग अलग करना है। क्या करना है, इस करनी को दोनों इसमें अलग करना है, इसको अलग कर देना है, तो ये भी हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं, ये थोड़ा चौथा नंबर वाला है, थोड़ा इसको समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना आपको जरूरी है। क्या है कि लिखा है, पहले इसको समझिएगा छोटा सा, ये नीचे वाले को, ये लिखा है करनी में ए, n करनी में ए को अगर तोड़ेंगे, इसको करनी हटाएंगे तो 1 घाते 1/n लग जाएगा, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 1/n घाते लग गया, और m लगा था, m करनी को हटाएंगे 1/m घात लग जाएगा। और अभी हम पढ़ाए गुणा, सॉरी दोस्तों, घात का घात होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, घात के ऊपर घात लगा रहेगा तो गुणा हो जाएगा। यही ना बताए हैं ना, 2 की घात अगर 2 लिखा रहेगा और पूरे घात 3 लिखा रहेगा तो 2 3 6, 2 की घात हमारा 6 हो जाएगा। यही बताया ना कि अरे इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ देखिए 1/n और 1/m का क्या हो जाएगा, गुणा, तो 1/m गुणे 1/n बराबर 1/n
m गुणे n हमारा 1/mn हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे 3 करनी में हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल हमारा ये देखिए एग्जाम्पल समझिए, लिखा है 3 फिर करनी में, फिर 2 करनी में 5। तो पहले 5 को हम कर लेंगे, इसका 5 का करनी हटा लेंगे। तो 5 का करनी जब हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 करनी में दोस्तों हटा देंगे, सॉरी दोस्तों, ये 5 करनी में जब हम हटाएंगे इसको, देखिए दोस्तों, हाँ सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कुछ। हाँ ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ से 5 को करनी से हटाएंगे, यहाँ देखिए 5 को हटाएंगे तो 5 घात 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 5 घात हमारा कितना होगा, 1/2। वैसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 की घात 1/2 पूरे घात 1/3 लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 घात 1/2 पूरे घात 1/3 और गुणा में हमेशा सॉरी घात की घात हो जाएगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा आपस में गुणा, तो गुणा हो जाएगा हमारा 5 घात 1/6 आंसर आ जाएगा। अब देखिए जान लेते हैं घातांक। घातांक किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि कोई संख्या होगा उसका बार बार आपस में करेंगे गुणा, तो हमारा क्या होता है घातांक। जैसे 2 देखो, 2 का कितनी बार 5 बार गुणा किया गया है, तो 2 का घात 5 हमारा घातांक हो जाएगा। ऐसे देखिए 3 का हमारा कितनी बार 3 बार गुणा किया गया, 7 का हमारा कितनी बार गुणा किया गया दोस्तों, 4 बार गुणा किया गया। क्या है 7 का देखिए कितनी बार गुणा किया गया दोस्तों, 7 का हमारे यहाँ पर 4 बार गुणा किया गया, तो घातांक हो गया। तो 7 की घात जो 4 आती है वही हमारा क्या होता है, घातांक होता है। समझ में आया? तो आपको घातांक समझ में आ गया होगा, घातांक क्या होता है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि 243 की घात 3/5 को सरल कीजिए। अब देखो 243 ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछाता है। तो लिखा है 243 पूरे घाते 3/5 को सरल कीजिए। तो 243 को जब आप इसका फैक्टर करोगे, 243 को तोड़ोगे तो इसको किस में तोड़ोगे, अब इसका फैक्टर करिएगा। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे 243 को तोड़ेंगे तो आप काटेंगे तो 3 से कटेगा, ठीक है। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, ठीक। फिर 3 से काटेंगे 3 = 27 आ जाएगा, फिर 27 काटेंगे 3 × 3 आ जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे आप तोड़ेंगे 243 को, तो 243 को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार 3 आएगा, 5 बार 3 आएगा, ठीक है। तो इस 243 जगह पर हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं ना, अभी हम आपको घातांक बताए हैं, 3 की घात 5 लिख सकते हैं ना 243 की जगह पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस हम यही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 5 और यहाँ पूरे घात कितना लिखा है, 3/5 लिखा है। तो भैया हमारा घात का घात है, तो घात में क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, 3 की घात 5 × 3/5। अब भैया इसका बटाई लिख के दोनों को काट दो, 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मान कितना आता है, अरे 3 का 3 बार गुणा कर देंगे ना, तो यही आएगा ना, 3 का 3 घात 3 आ जाएगा, 3 का 3 बार कर देंगे गुणा, जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया आसानी से समझ में। चलो आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है √8 की घात 1/3 को सरल कीजिए। तो √8 लिखा है, ठीक है, और पूरे घात 1/3 लिखा है। तो पहले √8 को हम तोड़ते हैं, तो पहले 8 को तोड़ लेंगे। 8 को तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 2, यही आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 की घात आ जाएगा 3, यही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 की घात 3 आएगा, आपको इतना क्लियर है ना। चलो अब देखो इतना आ गया, तो √8 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर जो 8 लिखा है, 8 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 3। लेकिन अब एक बात समझिएगा, पहले इसको हम समझने से पहले √, को हटा लीजिए। √ लिखा है तो 8 की घात, हम आपको बताए थे जहाँ पर हमारा कोई भी संख्या नहीं लिखी होती वहाँ पर क्या मानते हैं, 1/2 मानते हैं, मतलब वहाँ पर वर्गमूल मानते हैं। और पूरे की घात हमारा कितना लिखा है, 1/3 लिखा है ना।
अब देखो 8 घात 1/2 पूरे घात 1/3। अगर देखेंगे तो दोनों घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 8 की घात क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/3। मतलब देखेंगे तो 8 की घात क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/3 बराबर 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना 8 की घात 1/6। लेकिन 8 को भी हम कुछ लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा हम इसको रफ कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3 और पूरे घात 1/6 आपको आया था। और घात का आपस में हो जाएगा गुणा, तो फिर हम लिखेंगे 2 की घाते कितना, 3 और गुणे 1/6। 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो आ जाएगा आपका 2 की घात 1/2। और 2 की घात 1/2 का मान कितना होता है, अरे यार 2 की घात 1/2 का मान क्या होता है, करनी में 2 होता है। इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, करनी में 2। चाहे 2 की घात 1/2 आ जाएगा, चाहे करनी में 2 आ जाएगा, यही दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों टफ है, उसको समझने की कोशिश करिएगा और आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है, आपको 3125 को घातीय संकेतन व्यक्त करना है। और इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको आपको फैक्टर करना है, जितना इसका गुणनखंड आ जाएगा उतने घात लगा देना है। ये क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन 4 एक क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 को थोड़ा सा समझाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखा गया है 0.05 पूरे घात 3 का मान क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका 3 बार कर दो गुणा। कभी ऐसा क्वेश्चन समझ में आए तो क्या करो, 3 बार गुणा। क्या हो जाएगा, ऐसे करो 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। ठीक है, अब 3 बार कर दो गुणा। अब देखो 3 बार गुणा कर दिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25 25 125 तो आपका हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 125 तो आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 2 अंक दशमलव यहाँ, 2 अंक दशमलव यहाँ, 2 अंक दशमलव यहाँ, तो दशमलव लगाना मत भूलिए, गलती मत करिएगा। तो 1 2 3 अंक यहाँ हो गया, 4 5 6 अंक में दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। तो इन सभी का मान ये आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं भी अगर 0.5 पूरे घाते 3 लिखा हो तो क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, दशमलव गिनेंगे, 2 2 4 2 6 अंक में दशमलव, तो 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ 6 अंक में हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, 5 घाते -4 गुणे 5 घाते 9 का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम अभी बताए थे एक घातांक का जब सूत्र करवा रहे थे तो गुणा करेंगे, अगर दोनों का आधार समान हो तो दोनों घाते जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 5 घाते 9 और -4 कर देंगे। भाई माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो हमारा माइनस में यहाँ पर दिया माइनस आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5 की घाते हमारा हो जाएगा 5। क्योंकि अभी बताए थे कि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, बताए थे ना, यही बताया था आपसे फार्मूला, a की घाते m और गुणे a की घाते n। ठीक है, बराबर हम बताए थे आपसे a की घाते m प्लस n। तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। देखिए 5 की घाते लिखा गया है 9, ठीक है, प्लस ब्रैकेट माइनस लिख लीजिए, 4 लिख दीजिए। ऐसा कर सकते हैं ना आप, हो सकता है ना, अगर आप लोग बोलेंगे माइनस क्यों आ गया, हो जाएगा। अब देखो 5 की घाते 9, इस कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा गुणा, तो माइनस हो जाएगा 4, तो बराबर हो जाएगा 5 की घाते 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बस बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं था दोस्तों, अगर ऐसे बस छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और ये धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। बस ज़्यादा आपको 15 से 20 दिन लगेगा और आपका पेपर अभी आराम से टाइम आपको मिल जाएगा पूरी तैयारी करने के लिए। धीरे धीरे करके जितना भी वीडियो आएगा आप उसको देखते रहिए, और देखने से ज़्यादा फ़ायदा आपको ये मिलेगा, आप उसको 2-3 बार रिवीजन करिए, अपने से भी करिए। जितने क्वेश्चन हम दिए हैं उसको अपने से लगाइए, क्वेश्चन खोज करके लगाइए। और अगर कोई क्वेश्चन ना आए दोस्तों तो एक काम करिएगा, आप लोग इस नंबर पर आप लोग इसको क्वेश्चन को हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम उसको आपको सॉल्व करके आपको जो है उसका सलूशन आपको हम प्रोवाइड कर, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन ना आ जाए तो आप इस नंबर पर हमको क्या करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा दोस्तों। कॉल मत करिए, क्योंकि हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए क्लास में, नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।